नई पार्लियामेंट अपनी जेहत का और अपनी सिमत का तयन खुद कर लेगी और वो सिमत बेहतर सिमत होगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाली पार्लियामेंट को कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ग्रैंड डायलॉग करना है और सियासतदानों को आपस में बातचीत करनी है और जो आपसी की लड़ाई है इसको ख़त्म करना है और एक नेशनल एजेंडा बनाना है। वो इकॉनमी का एजेंडा हो या सियासत कैसे करनी है उसका एजेंडा हो, उसे आप COD भी कह सकते हैं एक नया, और चार्टर ऑफ इकॉनमी की जिसकी बहुत बात हुई है। ये किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, सबसे बात करनी पड़ेगी। ख्वाजा साहब, मैंने पिछले कई इलेक्शन फील्ड में जाके कवर किया, आपको भी 12 इस हल्के में आके भी कवर किया। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ, मैं 30-32 साल से 33 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, इतनी पोलराइजेशन सोसाइटी में मैंने कभी नहीं देखी। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि अगर किसी ने लीडरशिप ना दिखाई तो बहुत बड़े नुकसान की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, ये दुरुस्त बात है जी, लेकिन ये गुनाह जो है ये सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। ये गुनाह में जज और जर्नैल भी बराबर के शरीक हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया था और चलती हुई हुकूमत को चलता किया था और एक कल्ट की आबियारी की थी और झूठ को सच बना के पेश किया था नए पाकिस्तान के नाम पे। अब ये जो कुछ हो रहा है ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स हैं, ये आने ही थे। 9 मई जो था वो उसका पीक पॉइंट था। 9 मई कभी ना आता अगर 2014 के धरने जो हैं उनको स्पॉन्सर ना किया जाता एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से जो उस वक्त की थी। तो जब आप कुछ बोलते हैं तो काटना पड़ता है। सो मुजरम इमरान खान तो है ही है, मगर वो भी हैं जो रिटायर होकर घर चले गए हैं, वो भी कौम के मुजरम हैं, वो भी तारीख के कटहरे में मुजरम बन के ही खड़े रहेंगे। सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, चैलेंज नहीं करता, लेकिन एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। अगर साकिब निसार या उस वक्त के जो जजेस थे उन्होंने नवाज शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नाहल करार दे दिया, का ये सादिक और अमीन नहीं है, वो भी जुल्म था। अब अगर किसी पूरी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो ये भी जुल्म है। तो फिर फ़र्क तो मुझे तो नहीं नज़र आता, पता नहीं आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। देखें, गुजारिश ये है कि ये जो निशान वापस हुआ है उसका, ये हमारे साथ भी हुआ था, आपको पता है, हमारा शेयर वापस हो गया था। सेनेट के इलेक्शन में हमने इंडिपेंडेंट लड़ा था, इंडिपेंडेंट हो गए थे सारे। अच्छा, थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी है और इसका एक आफ्टर इफेक्ट भी आएगा। मैं उसकी प्रेडिक्शन ज़रूर करना चाहूँगा ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। एक तो ये है कि जब मालूम था PTI को कि उन्होंने एक ख़ास तरह के एक हालात में अपने आप को खुद ही से डाला है, उन्हें किसी ने डाला तो नहीं है ना इन हालात में, उन्होंने बड़ी मेहनत की है कि ये वक्त उनके ऊपर आए, उसके लिए बड़ी एफर्ट की है, उस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है। तो उनको अपने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे उसको करना चाहिए था। इलेक्शन तो क्या, उन्होंने तो इलेक्शन के नाम पे कोई एक्सरसाइज भी नहीं की। लेकिन आइंदा ये फ़ैसला सबके ज़िम्मे पड़ना है और अगर कोई भी पार्टी ये समझती है कि वो अपने इंतखाबात वैसे ही करवाएगी जैसे करवाए जाते हैं पाकिस्तान में, ये अब चलेगा नहीं। सो आज जो चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही, आगे जाके इसके असरात तमाम सियासी जमातों पर पड़ने हैं और अब सारी सियासी जमातों को स्पेस देनी पड़ेगी कि वो अपने पार्टी इलेक्शन के अंदर लोगों को खुलकर उम्मीदवार बनने का मौका दें, वरना डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। सर, डिसऑर्डर रहेगा। मैं दोबारा आपको सवाल की तरफ लेके जाऊँगा। PTI ने 9 मई का फॉलो आउट है जिसकी उनको सज़ा मिल रही है, नहीं तो वो 10 अप्रैल 2022 को भी गए थे, 25 मई 2022 को भी कैंटोनमेंट्स के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वजीराबाद अटैक वाले दिन भी कर रहे थे। 9 मई उससे बहुत ऊपर चला गया था, 200 इंस्टॉलेशन रेट हो गई थी, उसका फॉलो आउट है जो फेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये हथियार जो है ये 58-2 की तरह का हथियार है, ये आज उसके गले पड़ा है, कल किसी और के गले पड़ेगा। देखें, अब इस पर जो भी होगा, जो भी रद्द-ए-अमल होगा, वो तो नदीम मलिक साहब आने वाली पार्लियामेंट करेगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को अगर अल्लाह ने मौका दिया और वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने तो मैं उन्हें जितना जानता हूँ वो एक नए जुडिशल सिस्टम पर भी बात करेंगे और लेजिस्लेशन की कोशिश करेंगे और जो तलखियाँ और तुर्शियाँ हैं पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, उसको भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। हम जबर या इंतकाम के रास्ते पर नहीं जाएंगे। और जहाँ तक अब उनके इंतखाबी निशान का मामला है, वो बहरहाल एक देखें ना, मेरी बात सुने, मैं तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ज़िंदगी में कभी मिला नहीं हूँ आज तक, लेकिन हम बतौर जज तो उन्हें अच्छे से जानते हैं ना। 8 फरवरी के इलेक्शन तो आगे जा रहे थे। ये तो फ़ायज़ ईसा साहब हैं और उनके साथी जज हैं जिन्होंने रात को अदालत लगा के तो 8 फरवरी के इलेक्शन को मेक श्योर किया। तो एक जज का फ़ैसला जो फेवर में आ जाए तो वो जज उस वक्त अच्छा है, और अगर उसी जज का फ़ैसला आपकी फेवर में नहीं आए तो फिर उसको गालियाँ दो, ये भी मेरा ख्याल ठीक नहीं है। और
चाहिए था। मैं तो तनकीद करता हूँ काजी फायदी साहब के फैसले के ऊपर बगैर किसी झिझक के मैं तनकीद करता हूँ। पूरी सियासी जमात को उठा के इलेक्शन से बाहर फेंकना ये बिल्कुल वैसे ही है। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग से शेर का निशान वापस ले लिया। वो तमाम इंडिपेंडेंट जिधर चाहे आप उनको हाँ के वोट डलवा लें। पीटीआई के इन इंडिपेंडेंट्स के साथ यही होने जा रहा है। देखें, बात यह है कि हमें तो पॉलिटिकली सूट करता था कि हमारी जो मुखालिफ पार्टी इस वक्त सामने खड़ी है उसका सिंबल उसके पास हो और हमारा उनका एक हेल्दी कंपटीशन हो। लेकिन ये बात हम तो कह सकते हैं ना, हमारे हाथ में तो कलम नहीं है ऑब्वियसली, और हम तो मैदान में मौजूद हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे बारे में कहा गया था कि ये आप बाहर नहीं निकल सकते, आप जलसा नहीं कर सकते, नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते, उन्हें सियासत की इजाज़त नहीं मिल सकती या वो सियासत नहीं कर पाएंगे। तो हम तो अपनी जगह ही खड़े हैं ना, हमने किसी की जगह तो नहीं ली है। अब अगर 9 मई जो है, देखिए इस पर भी बात होनी चाहिए। मार्शल लॉ से हम नहीं लड़े, हमें फिज़िकल टॉर्चर नहीं हुए, हम भी अपने प्यारों से नहीं मिल सके। मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, मुझे मुशर्रफ मार्शल लॉ में जेल में डाला हुआ था, मैं अपनी वालदा को ही नहीं मिल सका, आखिरी लम्हे पे भी नहीं मिल सका। मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी के जबर का निशाना बन गए, मैंने भी बड़ी मार खाई है, मेरे भाई ने भी खाई है। मुझे ये बताइए, ये 7 कैंट, ये कंटोनमेंट एरिया जिसमें अब खड़े हैं, वॉल्टन कैंट है, ये साथ ही मेन कैंट स्टार्ट हो जाता है। हमने इतनी शदीद अपोजिशन की है, जनरल मुशर्रफ की अपोजिशन की है, हमने तो कभी अपने दोस्तों को या साथियों को मोटिवेट नहीं किया जाके पढ़ जाओ। एक बार यहीं से एक जुलूस जा रहा था, को 1000 के करीब नौजवान थे, तो ये 4 फौजी जवान खड़े थे, उन्होंने कहा आप कैंटोनमेंट में नहीं जा सकते। मैं इस्लामाबाद में था, मुझे कॉल की मेरे MPs ने कि जी हमें रोक रहे हैं। उनका ख्याल था मैं उन्हें कहूँगा पढ़ जाओ। मैंने कहा अगर एक पुलिस वाला या एक फ़ौज की वर्दी में आदमी आपको कहता है कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना तो उसको रिस्पेक्ट करें। आपका व्यू पॉइंट अपनी जगह, आप मुड़ें और गुलबर्ग के रास्ते आप सदर चले जाएं, वो चले गए। तो अगर मैं उनको कहता पढ़ जाओ तो यहाँ पे एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है ना। अब ये नहीं हो सकता, दुनिया की कोई फ़ौज इसकी इजाज़त नहीं देगी कि मैं आपको पता फ़ौजी बालादस्ती का हामी नहीं हूँ, ये खैर ये अच्छी तरह 9 मई नारकी थी। मैं फौजी वाला दस्ती का हामी नहीं हूँ, मैं हर मार्शल लॉ से लड़ा हूँ। हमने किसी मार्शल लॉ से, हमने तो पहले मार्शल लॉ से भी मेरे ख़ानदान ने हाथ नहीं मिलाया हुआ ना। अल्लाह ना करे मार्शल लॉ या मार्शल लॉ की कभी हमायत नहीं करेंगे, उस माइंड सेट की भी हमायत नहीं करते। लेकिन इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है कि आप जाके GHQ पे धावा बोल दें। आप गए हैं जना उसके अंदर, वो क्या है? अंदर वाला कमरा देखा कायदे आज़म वाला? अभी होके मैं वहाँ 2 महीने पहले होके आया हूँ। वो खाकस्तर हो चुका है वो कमरा, जहाँ पे कायदे आज़म की अचकन, जना कैप, उनका कलम, उनके कागज़, नोट्स, हैंड रिटन, पियानो था वो जल के खाकस्तर सब कुछ। उसके बाद देखिए कोई फ़ौज दुनिया की ये इजाज़त नहीं किसी को देती कि उसके गिरेबान से उसे को पकड़ ले। वो जो गिरेबान से पकड़ेगा फिर वो वही होगा जो फ़ौज करती है। तो जो हिंदुस्तान ने नहीं किया वो इन्होंने किया। अब ये जिस गिरफ्त में आए हुए हैं या जिस जाल में फंसे हुए हैं, वो जाल हमने नहीं बुना, इन्होंने खुद बुना ना भाई, इतना तो माने ना। लास्ट क्वेश्चन पूछ लो, अब आप मध्य मुकाबला आपका हरीफ कोई नहीं है, पार्लिमान में आप आएंगे, पार्लिमान चलेगी आगे?